9वीं जिंदगी आखिर मुझे किस ऊंचाई तक ले जाएगी। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो सामने कोई आलीशान महल नहीं था, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। लेकिन यह रात का अंधेरा नहीं था, बल्कि धरती के गहरे नीचे फैला हुआ नम, ठंडा और सड़ी हुई बदबू से भरा अंधेरा। मैं जमीन पर पड़ा था, मेरे हाथ में मिट्टी और सड़ांत से सनी हुई एक लुआयांग शवेल थी। धत्त तेरे की, मैं कर क्या रहा हूँ। अभी मैं यादें खंगाल ही रहा था कि कानों में एक दबी हुई लेकिन बेहद डरी हुई आवाज गूंजी, सिंगे, और नहीं खोद सकते, कोई आ गया है। अगले ही पल मेरा शरीर हल्का हो गया। किसी ने मुझे गाजर मूली की तरह पकड़कर सीधा जमीन से खींच लिया। एक धूल मिट्टी से लथपथ युवा मेरा हाथ पकड़कर भागने लगा, यहाँ तक कि फावड़ा भी वहीं छूट गया। क्या हुआ, मैंने हाँफते हुए पूछा। वह घबराकर चिल्लाया, कब्र वाले खानदान के लोग आ गए हैं, कह रहे हैं हमने उनके पुरखों की कब्र खोदी है, पूरे खानदान को मार डालेंगे। मैं सन्न रह गया। क्या मैं सच में टूम रेडर हूँ? दिल के अंदर अजीब सा झटका लगा। इतना घटिया काम, क्या मेरी 20,000 पॉइंट्स फैमिली ब्लड लाइन इसी के लिए थी? कौन सा खानदान? युवक ने हाँफते हुए मेरी तरफ देखा, चेहरे पर पूरा भ्रम था। हम जैसे लूज कल्टीवेटर्स का कौन सा खानदान? रहने को ढंग का घर नहीं है और तुम खानदान पूछ रहे हो? भागो, नहीं तो सच में पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। हम दोनों अभी अभी कब्र की सुरंग से बाहर निकले थे। चांदनी के नीचे दूर पहाड़ी पर कई परछाइयां दिखाई दी, सभी के हाथों में स्पिरिचुअल टॉर्चेस, और वे सीधे हमारी तरफ दौड़ रहे थे। आगे एक बूढ़ा आदमी स्पिरिचुअल क्रैन पर सवार था, उसकी दाढ़ी गुस्से से कांप रही थी। उसकी गर्जना पूरे पहाड़ में गूंज उठी। रुको, तुम दोनों हरामजादे चोर, मेरे पूर्वज की खोपड़ी वापस करो। युवक ने पलटकर चिल्लाया। खोपड़ी नहीं ली, बस कुछ लो। ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स लिए थे। बूढ़ा और भड़क गया। स्पिरिट स्टोन्स भी मेरे पुरखों की हैं, मर जाओ। स्पिरिचुअल क्रैन ने पंख फड़फड़ाए। भयंकर हवा मेरे चेहरे तक आ पहुंची। आखिरी क्षण में युवक ने मेरा हाथ खींचा और हम दोनों को पास की बदबूदार नाली में फेंक दिया। हम ढलान से फिसलते हुए नीचे जा गिरे। छबाक, सड़ा हुआ कीचड़ पूरे शरीर पर चिपक गया। हम दोनों सांस रोके पड़े रहे। तभी ऊपर चक्कर काटती स्पिरिचुअल क्रेन हमें ढूंढ नहीं पाई। कुछ देर बाद वो लोग गालियां देते हुए दूर निकल गए। तब जाकर युवक उठा, दांत निकालकर हंसा। बच गए। मैं कीचड़ में हाथ पैर फैलाकर पड़ा रहा, ऊपर ठंडे चांद को देखता हुआ, और धीरे धीरे गहरे अवसाद में डूब गया। इस जन्म में मेरा नाम था चैन सिंह। 30 साल की उम्र में सिस्टम जागा था, लेकिन असली समस्या वह नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या थी, मैं एकदम बॉटम लेवल लूज कल्टीवेटर था। कोई सेक्ट नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई मास्टर नहीं। गरीबी मेरी पहचान थी, फटेहाल जिंदगी मेरा रोज का हाल था। 30 साल तक संघर्ष करने के बाद भी मैं अभी तक टोंगलिंग फर्स्ट लेयर पीक में अटका हुआ था। और इससे भी ज्यादा दर्दनाक बात, मैंने जो स्पिरिट स्टोन्स जोड़ी थी सब किसी और पर खर्च कर दी। मैंने उसे पाल पोस कर सीधे टोंगलिंग सेकंड लेयर तक पहुंचा दिया, लेकिन खुद के पास एक ढंग का मैजिक आर्टिफैक्ट तक नहीं था। इस बार कब्र लूटने आया था, सिर्फ उसके लिए गिफ्ट ढूंढने। साला, मैं हंसा, लेकिन वह हंसी रोने से भी बदतर थी। मैंने पूरे 10,000 पॉइंट्स कॉम्प्रिहेंशन, 10,000 पॉइंट्स एप्टीट्यूड और 20,000 पॉइंट्स फैमिली ब्लड लाइन झोंक दिए थे। सोचा था इस बार गोल्डन स्पून लेकर पैदा होऊंगा, सीधे उड़ान भरूंगा। लेकिन मिला क्या? मैं सच में पूछना चाहता था, क्या मेरे 20,000 पॉइंट्स किसी कुत्ते पर लग गए थे? ये तो सीधा अपोकलिप्स स्टार्ट था। सिंगे, क्या हुआ? डर के मारे पागल हो गए क्या? बगल में बैठा युवक लियू शीतो था, इस जन्म का मेरा सबसे करीबी भाई। उसने मेरा चेहरा कीचड़ से निकाल और दिलासा देते हुए बोला, चिंता मत कर, अगली बार मैं भी साथ चलूंगा। एक हाई ग्रेड आर्टिफैक्ट तेरा भाई दिलाकर रहेगा। मैं धीरे धीरे पलटा और उसे घूरने लगा। मेरी नजरें बदल चुकी थी। सिंगे, ऐसे क्यों देख रहे हो? अचानक मैं उछल कर बैठ गया और उसका कॉलर पकड़ लिया। शिटू, सच सच बता, क्या तू किसी इटर्नल सुप्रीम ओवरलॉर्ड का अवतार है? मुझे परखने आया है ना? 20,000 पॉइंट्स फैमिली ब्लड लाइन गलती नहीं कर सकती। जरूर कोई हिडन प्लॉट है। लियू शीतो पूरी तरह घबरा गया। सिंगे, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं भी तुम्हारी तरह टोंगलिंग फर्स्ट लेयर में हूँ। लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था। मैंने रस्सी निकाली और उसे कसकर बांध दिया। बस करो सीनियर, छिपना बंद करो, मुझे उड़ाओ। लियू शीतो पहले हैरान हुआ, फिर नाराज, फिर दुखी, आखिर में उसकी आंखें लाल हो गई। मैं उड़ाऊंगा तेरे बाप को? मैंने तेरा कितना साथ दिया है और तू मेरे साथ ये कर रहा है? भूल गया जब दुश्मन तुझे मारने आए थे? किसने तेरे लिए वार झेला था? कौन तुझे पीठ पर उठाकर दवा लेने गया था? वह जितना बोलता गया उतना ही भावुक होता गया, लेकिन तभी उसकी आंखों में अजीब सी हिंसक चमक उभरी। अगले ही पल, वाह, उसके मुंह से काली धुंध निकली। धुंध हवा में जाकर एक भयानक चेहरे में बदल गई और डरावनी चीख गूंजी, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। अचानक प्रकट हुए ईविल गोस्ट को देखकर मैं जरा भी नहीं घबराया, जैसे पहले से जानता था। मैंने हाथ उठाया, मेरी हथेली में खून जैसी लाल बिजली चमकी। ब्लड फाइन डिवाइन थंडर, ये डीमन सेक्ट की 12 ग्रेड डिवाइन आर्ट्स में से एक थी, विशेष रूप से घोस्ट्स और सोल्स को मारने के लिए। धड़ाम, लाल बिजली काली धुंध पर गिरी। चीख अचानक रुक गई और ईविल गोस्ट पलक झपकते ही राख बन गया। लियू शीतो जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें फिर सामान्य हो गईं। वह हैरानी से मुझे देखने लगा। सिंगे, अभी मेरे साथ क्या हुआ था? मैंने रस्सी खोलते हुए कहा, कुछ नहीं। कब्र खोदते वक्त मालिक की ऑब्सेशन लग गई थी, बस पोजेशन हो गया था। लियू शीतो की आंखें चमक उठी, तो मुझे बांधा इसलिए था ताकि गोस्ट बाहर निकल आए। कमाल है। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर मेरी हथेली पर गई। सिंगे, वो लाल बिजली क्या थी? बहुत जबरदस्त थी, मैंने शांत स्वर में कहा। ग्रेट डिवाइन आर्ट, सपने में सीखी। धत, ग्रेट डिवाइन आर्ट? लियू शीतो उछल पड़ा। हमारे नो ऑर्डर लैंड में जिसे एक स्मॉल डिवाइन आर्ट आ जाए वो राजा बन जाता है। सिंगे, अब कब्र क्यों खोदेंगे? ये टेक्निक दुइनी को सिखा दो, वो तुरंत तुम्हारे साथ डुअल कल्टीवेशन मान जाएगी। मैंने उसकी तरफ देखा और ठंडे स्वर में सिर्फ 2 शब्द बोले, जरूरत नहीं। लियू शीतो पहले चौंका, फिर अचानक हंस पड़ा। उसने जोर से अपनी जांग पर हाथ मारा।
छिंगे, आखिरकार तुमने सिंपिंग छोड़ दिया। मुझे तो पहले से वो औरत पसंद नहीं थी, तुम्हें लटका कर रखती थी और खुद टायरेंट वांग मेंग के साथ घूमती थी। मेरी आंखों में ठंडी चमक उभरी। पिछले जन्म में मैं डीमन सेक्ट का ट्रू डिसाइपल था। किस तरह की डिमोनिक ब्यूटीज नहीं देखी थी। ऐसे छोटे कस्बे की चालाक लड़की अब मुझे प्रभावित नहीं कर सकती थी। उस दिन के बाद मैं पूरी तरह बदल गया। मैंने डू यिनी के पीछे भागना छोड़ दिया और लियू शिटू समेत कुछ ईमानदार लूज कल्टीवेटर्स के साथ पहाड़ों में जड़ी बूटियां ढूंढने जाने लगा। दिन में हर्ब्स इकट्ठा करता और रात में कल्टीवेशन करता। रातों को मैं कल्टीवेशन करता रहा। 20,000 पॉइंट्स एप्टीट्यूड और पिछले 90 जन्मों के कल्टीवेशन एक्सपीरियंस के सहारे सिर्फ 1 महीने के भीतर मैं बिना किसी रुकावट के सीधे टोंगलिंग सेकंड लेयर में पहुंच गया। उस दिन हम सब आउटर एरिया में हर्ब्स इकट्ठा कर रहे थे। अचानक जंगल के भीतर से एक भयावह गर्जना गूंजी। धड़ाम, पेड़ों को तोड़ता हुआ एक विशाल सूडो थर्ड लेयर डिमोनिक बीस्ट बाहर निकल आया। उसका पूरा शरीर कवच जैसी खाल से ढका था, आंखें खून की तरह लाल और उसके शरीर से निकलती हिंसक आभा सबको दबा रही। भागो! टीम लीडर ओल्डझाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आत्मा तक कांप उठी, लेकिन मैं नहीं भागा। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरी हथेली में रक्तिम बिजली चमक उठी। ब्लड फाइन डिवाइन थंडर, खून जैसी लाल थंडरबोल्ट पानी के पाइप जितनी मोटी बनकर फूटी। धड़ाम! जिस डिमोनिक बीस्ट से टोंगलिंग थर्ड लेयर कल्चरवेटर्स तक परेशान हो जाते थे, वह चीख तक नहीं पाया। उसका आधा शरीर विस्फोट में उड़ गया और अगले ही पल वह भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। पूरा जंगल एकदम शांत हो गया। ओल्डझाओ और बाकी लूज कल्टीवेटर्स मुंह खोले मुझे देखते रह गए। उनकी आंखों में सिर्फ अविश्वास था, लेकिन मेरी नजर किसी और पर थी। दूर एक पेड़ के पीछे छिपी हुई डू यूनियन वह चुपके से सब देख रही थी और इस समय उसकी आंखों में जल रही थी लालच की आग। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, यह जरूर ग्रेट डिवाइन आर्ट है। उसी रात डू यूनियन खुद मेरे पास आई। उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा मीठी थी। चेन शिनगे, आज वाली टेक्निक कितनी कमाल थी, मुझे भी सिखा दो ना। मैंने सिर तक नहीं उठाया और बस एक शब्द कहा, दफा हो जाओ। वह जड़ हो गई। क्या मतलब? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मतलब पहले मैं अंधा था, अब मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। अगर समझ आ गया हो तो निकल जाओ। डू यूनियन का चेहरा कभी लाल कभी हरा होने लगा। उसने दांत पीसे और गुस्से में मुड़कर चली गई। आधा घंटा बाद धड़ाम, मेरे केव ड्वेलिंग का दरवाजा लात मारकर खोला गया। अंदर घुसा वांग मेंग, उसके साथ डू यूनियन और कुछ चापलूस गुंडे भी थे। टोंगलिंग थर्ड लेयर का वांग मेंग ऊंचाई से मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ लालच था। ओए लड़के, सुना है तुझे ग्रेट डिवाइन आर्ट की इनहेरिटेंस मिली है? वह हंसा, फिर ठंडी आवाज में बोला, चुपचाप निकाल दे तो तेरी कुत्ते जैसी जान बख्श दूंगा। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और उसकी तरफ देखा, ऐसे जैसे किसी मृत इंसान को देख रहा हूँ। तुमने उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। अच्छा तो आकर खुद ले लो, मौत मांग रहा है? वांग मेंग गरजा। उसने अपनी मिड ग्रेड मैजिक आर्टिफैक्ट लॉन्ग ब्लेड खींची और पूरी ताकत से एक वार कर दिया। चमकदार ब्लेड लाइट सीधी तुम्हारी ओर आई, लेकिन तुम हिले तक नहीं, बस हाथ उठाया। ड्रैगन टंग लाइटनिंग आर्ट, गर्जना के साथ 9 बिजली के ड्रैगन आसमान में फूट पड़े। धड़ाम! ब्लेड लाइट पल भर में चकनाचूर हो गई। वांग मेंग अभी संभल भी नहीं पाया था कि तुम्हारा अगला हमला आ गया। व्हाइट बोन ग्रेट हैंड सील, नेदरवर्ल्ड गोस्ट क्लॉ, 9 यिन डीमन स्पीयर। एक के बाद एक परफेक्ट रेल्म की ग्रेट डिवाइन आर्ट्स बरसने लगी, मानो डिवाइन आर्ट्स मुफ्त में बांटी जा रही हों। सिर्फ आधी अगरबत्ती जितने समय में तुमसे पूरा एक मेजर रेल्म ऊपर होने के बावजूद वांग मेंग की हालत खस्ता हो गई। उसके कपड़े फट गए। वह बार बार खून उगलते हुए पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में भूत देखने जैसा डर भर गया। तू आखिर किस सुप्रीम एक्सपर्ट की इनहेरिटेंस लेकर आया है? तुम पत्थर की दीवार से टिक गए। हल्का सा सांस लेते हुए बोले, पहले भी बताया था, सपने में मिली थी। वांग मेंग समझ गया, आज वह लोहे की दीवार से टकरा गया है। दांत पीसते हुए उसने धमकी दी, फिर डू यिनिंग को साथ लेकर अपमानित हालत में भाग गया। तुमने बर्बाद हो चुके केव ड्वेलिंग को देखा। आंखों में ठंडी चमक उभरी। वांग मेंग इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। तुम्हें जल्द से जल्द टोंगलिंग थर्ड लेयर में पहुंचना होगा। उसके बाद एक थप्पड़ में उस मक्खी को खत्म करके ये जगह छोड़ देनी होगी और किसी बड़े सेक्ट में शामिल होना होगा। लेकिन आगे जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कुछ दिन बाद पूरे लूज कल्टीवेटर कैंप में एक विस्फोटक खबर फैल गई। गोल्डन कॉल्ड्रन हेवन के ग्रेट एल्डर आने वाले थे, वही जिस सेक्ट में एक गोल्डन कोर रेल्म सुप्रीम जीनियस मौजूद था। खबर थी कि वह अपने खोए हुए डायरेक्ट ब्लड लाइन डिसेंडेंट को खोजने आए हैं और अफवाहों के अनुसार वह व्यक्ति था वांग मेंग। कहा जाता था कि इस इलाके के सबसे बुजुर्ग कल्चरवेटर किन बो को जब वांग मेंग मिला था तब उसके कपड़ों में गोल्डन कॉल्ड्रन हेवन जेड टोकन मौजूद था। खबर फैलते ही वांग मेंग का अहंकार आसमान छूने लगा। वह शानदार रोब पहनकर तुम्हारे केव के बाहर आया, एक हाथ से डू यूनियन को गले लगाए हुए, चेहरे पर घमंड भरा हुआ था। चेनशिन, तेरे पास चाहे कितनी डिवाइन आर्ट्स हो, लेकिन मैं जन्मजात कुलीन हूँ। वह पागलों की तरह हंसा। जब मैं सेक्ट में लौट जाऊंगा सबसे पहले तुझे कुचलूंगा। तू बस एक गरीब लूज कल्टीवेटर है। तुम उसे देखते रहे। तुम्हारी आंखों में अजीब सा भाव था। 20,000 पॉइंट्स, फैमिली ब्लड लाइन। क्या सच में सब इस दुश्मन पर खर्च हो गए थे? क्या सिस्टम जानबूझकर तुम्हारे साथ खेल रहा था? तभी आकाश से भारी घंटियों की आवाज गूंजी। डोंग डोंग डोंग। बादलों को चीरते हुए एक विशाल सुनहरी स्पिरिट आर्क दिखाई दी। उसका आकार इतना बड़ा था कि पूरा आसमान ढक गया। उससे निकलती स्पिरिचुअल प्रेशर ने सभी लूज कल्टीवेटर
कल्टीवेटर्स को घुटनों पर ला दिया। स्पिरिट आर्क धीरे धीरे नीचे उतरी। उसमें से गोल्डन कॉल्ड्रन हेवन ग्रेट एल्डर निकले। उनके पीछे सेक्ट के कई उच्च अधिकारी थे। वांग मेंग उत्साह से कांप उठा। वह जेड टोकन लेकर दौड़ा और घुटनों के बल झुक गया। जूनियर वांग मेंग ग्रेट एल्डर को प्रणाम करता है। यह इमॉर्टल द्वारा छोड़ा गया टोकन है। बुजुर्ग कैन बो भी आगे आए। उन्होंने गवाही दी। ग्रेट एल्डर ने जेड टोकन देखा और सिर हिलाया। टोकन असली है, लेकिन सेक्ट मास्टर्स ब्लड लाइन में कोई गलती नहीं हो सकती। ब्लड लाइन वेरिफिकेशन होगी। अगले ही पल उन्होंने एक चमकदार लाल एसेंस ब्लड ड्रॉप निकाली। वह हवा में तैरने लगी और सुनहरी रोशनी फैलाने लगी। वांग मेंग ने गर्व से सीना चौड़ा कर लिया। दु यिनयिन ने मुट्ठियां कस लीं। सभी लोग सांस रोके देखने लगे, लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। एसेंस ब्लड हवा में 2 चक्कर लगाकर रुकी, फिर घोंसले लौटते पक्षी की तरह सीधे वांग मेंग को पार कर गई, भीड़ के ऊपर से निकल गई और स्वेश आकर तुम्हारे सिर के ऊपर रुक गई। पूरा मैदान मौत जैसी खामोशी में डूब गया। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अगले ही पल एसेंस ब्लड सीधे तुम्हारी भौहों के बीच समा गई। धड़ाम! गोल्डन कोर रेल्म की शुद्ध स्पिरिचुअल पावर तुम्हारे शरीर में फट पड़ी। तुम्हारी आभा रॉकेट की तरह बढ़ने लगी। टोंगलिंग सेकंड लेयर सीधे टूट गया और तुम उसी समय टोंगलिंग थर्ड लेयर में प्रवेश कर गए। ग्रेट एल्डर अचानक जोर से हंस पड़े। गलती नहीं हो सकती, उन्होंने तुम्हारी तरफ देखकर घोषणा की। यही बालक हमारे गोल्डन कॉल्ड्रन हेवन का सीक्रेट सन है। तुम्हारा दिमाग गूंज उठा। सब कुछ एक पल में समझ आ गया। आखिरकार तुम्हें पता चल गया कि 20,000 पॉइंट्स फैमिली ब्लड लाइन की असली कीमत क्या होती है। मैं ही हूँ असली चोजन वन। यह असंभव है। जेड टोकन तो मेरे पास था। वांग मेंग पूरी तरह पागल हो चुका था। उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरा विकृत हो गया, लेकिन ग्रेट एल्डर का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। अगले ही पल भयानक स्पिरिचुअल प्रेशर पूरे क्षेत्र में फट पड़ी। धड़ाम! वह दबाव सीधे चिनबो पर आ गिरा। मौत सामने देखकर चिनबो की मानसिकता टूट गई। वह रोते हुए सब कबूल करने लगा। मैंने चुराया था। जेड टोकन मैंने चेनचिन से चुराया था और उसे अपने नाजायज बेटे वांग मेंग के पास रख दिया। सच सामने आते ही पूरा मैदान सन्न रह गया। धृष्टता! ग्रेट एल्डर की आंखों में हत्या की चमक उभरी। उन्होंने हाथ झटका। धप! चिनबो उसी जगह राख बन गया। उसका अस्तित्व तक मिट गया। उधर वांग मेंग जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। डर के मारे उसकी पैंट तक गीली हो गई। दु यिनयिन का चेहरा भी पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। अगले ही पल वह घुटनों के बल रेंगती हुई मेरी तरफ आई। चेनचिन गे, मैं गलत थी। मैं हमेशा से तुमसे प्यार करती थी। सच में मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा था, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, एक अतिरिक्त नजर भी नहीं दी। मैं सीधे ग्रेट एल्डर के सामने पहुंचा और शांत स्वर में बोला, ग्रेट एल्डर, क्या मैं अपने कुछ भाइयों को भी साथ ले जा सकता हूँ? ग्रेट एल्डर मुस्कुराए और बिना झिझक सिर हिला दिया। बिल्कुल। पीछे खड़ा लियू शितु यह सुनते ही रो पड़ा। नाक से पानी, आंखों से आंसू सब एक साथ बहने लगे। शीनगे, तुम तो सच में मेरे सगे भाई निकले। कुछ ही देर बाद स्पिरिट आर्क फिर आसमान में उठी और बादलों को चीरती हुई दूर निकल गई। पीछे रह गए वे सारे मस्खरे जो अब सिर्फ निराशा में डूबे थे। गोल्डन कॉल्ड्रन हेवन लौटने के बाद मैं आखिरकार उस व्यक्ति से मिला जो वास्तव में मेरा परदादा था, एक गोल्डन कोर रेल्म सेक्ट मास्टर। वर्षों तक खोए रहने के अपराध बोध में उन्होंने हाथ खोल दिया। 1 लाख स्पिरिट स्टोन, सैकड़ों बॉटल्स मेडिसिनल पिल्स और अनगिनत कल्टीवेशन रिसोर्सेज सब मेरे सामने रख दिए गए। मैंने जरा भी संकोच नहीं किया। सीधे क्लोज्ड डोर कल्टीवेशन में घुस गया। मेरे पास पहले से ही 20,000 पॉइंट्स एप्टीट्यूड और 9 लाइफ टाइम्स कल्चरेशन एक्सपीरियंस था। अब ऊपर से टॉप टियर रिसोर्सेज की बारिश भी हो रही थी। ऐसे में कल्चरेशन की रफ्तार आसमान छूने लगी। समय उड़ता गया। 1 साल, 2 साल, 5 साल, वो ठीक, और फिर पूरे 10 साल बीत गए। जब मेरी उम्र 40 साल हुई, मैंने एक ही झटके में टोंगलिंग 4th लेयर डिवाइन कॉन्शियसनेस रेल्म में प्रवेश कर लिया। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था सेक्ट के अंदर हर कोई खुश नहीं था। सेक्ट मास्टर का मेरे प्रति झुकाव, मुझे मिलने वाले संसाधन और यहाँ तक कि लियू शितु जैसे लोगों को रिसोर्सेज देने की मेरी आजादी कई लोगों को खटक रही थी। कल्टीवेशन वर्ल्ड में खून का रिश्ता सब कुछ नहीं होता। अंत में सब कुछ मुट्ठी की ताकत पर टिकता है। अगर मुझे सेक्रेट सन की सीट पर टिके रहना था तो सिर्फ ब्लड लाइन काफी नहीं थी। मुझे अपनी कीमत साबित करनी थी, ऐसी कीमत जिसके बाद कोई बोलने की हिम्मत न करे। क्लोज्ड कल्चरेशन से बाहर निकलने के पहले ही दिन मैं सीधे सेक्ट टेस्टिंग हॉल पहुंचा। विशाल हॉल के अंदर ट्रू डिसिपल्स मौजूद थे, इनर सेक्ट एल्डर्स मौजूद। सभी की निगाहें मुझ पर थीं। हर कोई देखना चाहता था ये अचानक प्रकट हुआ सेक्रेट सन आखिर कितना काबिल है। मैं शांत भाव से आगे बढ़ा और दोनों हथेलियां स्ट्रेंथ टेस्टिंग मॉन्यूमेंट पर रख दी। अगले ही पल मेरी पूरी स्पिरिचुअल पावर मॉन्यूमेंट में प्रवाहित होने लगी। मॉन्यूमेंट चमक उठा। अंकों की गिनती पागलों की तरह बढ़ने लगी। 3,000, 5,000, 7,000, 8,000, 8,500, 8,900। आखिरकार संख्या रुक गई। 8,996 हॉर्स पावर। पूरा हॉल हिल गया। हर तरफ से हैरानी की आवाजें उठी। असंभव, सामान्य डिवाइन कॉन्शियसनेस रियलम कल्टीवेटर तो मुश्किल से 3,000 हॉर्स पावर तक पहुंचता है। ये तो सीधे 9,000 के करीब पहुंच गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। मैं बिना कुछ बोले दूसरे मॉन्यूमेंट की तरफ बढ़ा। डिवाइन कॉन्शियसनेस मॉन्यूमेंट। यह कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल फाउंडेशन मापता था। मैंने
आंखें बंद की और अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को पूरी तरह मुक्त कर दिया। अगले ही पल मेरे 9 जन्मों की मानसिक शक्ति सुनामी की तरह फूट पड़ी। मॉन्यूमेंट कांप उठा। संख्या एक झटके में 10,000 पार कर गई और आखिरकार रुक गई। 10,300 डिवाइन कॉन्शियसनेस पावर। पूरा हॉल मौत जैसी खामोशी में डूब गया। एक भी आवाज नहीं, एक भी सांस नहीं। अभी कुछ देर पहले तक जो एल्डर्स मुझे तिरस्कार से देख रहे थे, अब उनकी आंखों में सिर्फ स्तब्धता थी, क्योंकि 10,000 से ऊपर डिवाइन कॉन्शियसनेस, गोल्डन कॉल्ड्रन। हेवन के इतिहास में डिवाइन कॉन्शियसनेस रेल्म पर पहुंचकर ऐसा रिकॉर्ड रखने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते थे। 10,000 से ऊपर डिवाइन कॉन्शियसनेस ऐसा कारनामा करने वाले पूरे सेक्ट के इतिहास में 5 उंगलियों से भी कम थे। उस क्षण सारे सवाल खत्म हो गए, सारी शंकाएं टूट गईं और उनकी जगह ले ली गहरी श्रद्धा और सम्मान ने। खबर आग की तरह पूरे सेक्ट में फैल गई। बाद में मैंने सुना, जब सेक्ट मास्टर को यह रिपोर्ट मिली, वह चाय पी रहे थे। खबर सुनते ही उन्होंने लगातार 3 बार कहा, अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। उनकी आंखों में एक योग्य उत्तराधिकारी मिलने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसी रात सेक्ट मास्टर ने मुझे गुप्त रूप से बुलाया। विशाल हॉल में सिर्फ हम दोनों मौजूद थे। कुछ क्षण की खामोशी के बाद उन्होंने अपनी आस्तीन से एक जेड स्लिप निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। ये हमारे सेक्ट की गार्डियन डिवाइन आर्ट है, एक टॉप टियर डिवाइन आर्ट। गोल्डन सन शाइन्स अक्रॉस 9 हेवंस। सेक्ट मास्टर की आवाज गूंज उठी। मैंने पूर्वी क्षेत्र में हजारों वर्षों तक जो प्रभुत्व कायम रखा, उसकी सबसे बड़ी वजह यही टेक्निक है। पूरे गोल्डन कॉल्ड्रन हेवन में सिर्फ यही एक टॉप टियर डिवाइन आर्ट मौजूद है। मैंने जेड स्लिप अपने हाथ में ली। मेरी उंगलियां हल्के से कांप उठी। एक और टॉप टियर डिवाइन आर्ट, अब वह भी मेरे हाथ में थी। पिछले जीवन की नेटर वर्ल्ड इटर्नल हैंड, और अब गोल्डन सनशाइन्स अक्रॉस 9 हेवंस। मेरे पास अब 2 टॉप टियर डिवाइन आर्ट्स थी। मैंने अचानक सिर उठाया। ग्रेट ग्रैंडफादर, क्या मैं सेक्ट की कोर इनहेरिटेंसेस भी सीख सकता हूँ? यह सुनकर गोल्डन कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर जोर से हंस पड़े। उन्होंने अपना हाथ लहराया। आवाज गर्व से भरी हुई। तुम्हारे लिए सब खुला है। 12 कोर ग्रेट डिवाइन आर्ट, जो सीखना चाहो सीख लो। अगले ही पल 12 चमकदार जेड स्लिप हवा में तैरने लगी। उनसे रंग बिरंगी रोशनी निकल रही थी। गोल्डन आर्मर टेक्निक, सुप्रीम डिवाइन थंडर, 5 एलिमेंट्स, शील्ड आर्ट, हेवनली गैंग, डीमंस, सबड्यूइंग फिस्ट, एक से बढ़कर एक विरासत, एक से बढ़कर एक डिवाइन आर्ट। मैंने बिना झिझक हाथ घुमाया। स्विश, सभी जेड स्लिप सीधे मेरे स्टोरेज रिंग में चली गई। अब मेरे पास थी 2 टॉप टियर डिवाइन आर्ट और 24 ग्रेट डिवाइन आर्ट। मेरी सांसें थोड़ी भारी हो गईं। अगर मैं इन्हें आधार बनाकर अपनी नेटल टैलिस्मैन रिकॉर्ड को दोबारा गढ़ूं तो उसका ग्रेड क्या होगा? टॉप टियर पर्पल तालिस्मैन या फिर किंवदंतियों में वर्णित गोल्डन तालिस्मैन? मैंने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की, लेकिन एक बात तय थी, इस बार मैं एक ऐसी राह पर चलने वाला था जिस पर मुझसे पहले कोई नहीं चला था। एक सच्ची सुप्रीम पाथ। कुछ समय बाद गोल्डन कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर मुझे साथ लेकर दोबारा लॉक्सिंग माउंटेन रेंज पहुंचे। इस बार का दृश्य पहले से बिल्कुल अलग। आकाश में रंग बिरंगे शुभ बादल फैले हुए थे। अनगिनत स्पिरिचुअल लाइट्स चमक रही थी। दूर दूर तक फैले लूज कल्टीवेटर्स सिर उठाकर आसमान की ओर देख रहे थे। हर किसी की आंखों में आश्चर्य था, क्योंकि आज गोल्डन कॉल्ड्रन हेवन का सेक्रेड सन फिर से अपने पुराने स्थान पर लौट रहा था। गोल्डन कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर ने खुद अपने हाथों से मेरे लिए डाओ फील्ड बनवाया। सिर्फ एक दिन के भीतर मेरी आंखों के सामने एक भव्य डाओ फील्ड धरती से उठ खड़ा हुआ। सुनहरी टाइलें, मोती जड़े स्तंभ, चारों ओर तैरती अमर ऊर्जा। पूरा स्थान मानो इमॉर्टल पैलेस हो। सबसे बाहरी परत पर एक टॉप टियर ग्रैंड फॉर्मेशन स्थापित की गई। उस फॉर्मेशन को स्थिर रखने के लिए 12 हाई ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स लगाए गए। उसकी शक्ति इतनी भयावह थी कि यहाँ तक कि लिंगताई रियलम ग्रेट कल्टीवेटर्स भी उसे तोड़ने का सपना नहीं देख सकते थे। एक आदमी सफल हुआ तो उसके साथ जुड़े लोग भी ऊपर उठ गए। लिउ शितु, ओल्ड जाओ और मेरे साथ आए बाकी लोग अब चलते थे तो हवा भी उनका रास्ता छोड़ देती थी। जो कभी दलदल में संघर्ष करने वाले लूज कल्टीवेटर्स थे, आज वे सेक्रेड सन के फॉलोअर्स बन चुके थे। जहाँ जाते लोग ईर्ष्या भरी नजरों से देखते, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह दृश्य नरक से कम नहीं था। एक जर्जर पहाड़ी गुफा के भीतर वांग मेंग का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। धड़ाम, उसने पत्थर की मेज पर मुक्का मारा। मेज तुरंत चकनाचूर हो गई। वह टूटे पत्थरों के बीच बैठ गया। आंखें खून जैसी लाल थीं, सांसें भारी हो रही थीं। क्यों वही था। आधी जेड पेंडेंट तो मेरे पास थी। क्विनबो ने कहा था कि मैं ही हूँ, लेकिन किस्मत बदल चुकी थी। जो अवसर कभी उसका था वह बहुत पहले मेरे हाथ में आ चुका था। उधर जिसका दिल सबसे ज्यादा टूटा था वह थी दुयिनी। वह दाव फील्ड के बाहर खड़ी थी, मुट्ठियां भींचे हुए, इतनी जोर से होंठ काट रही थी कि उनसे खून निकल आया। आज मैं गोल्डन कॉल्ड्रन हेवन का सेक्रेड सन था, सेक्ट मास्टर सक्सेसर था, लेकिन उसके दिमाग में पुरानी यादें घूम रही थीं। वो दिन जब वह मुझे आदेश देती थी, जब मेरी परवाह नहीं करती थी, जब मुझे अपनी मर्जी से नचाती थी। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और अपना अहंकार जमीन पर फेंक दिया। उसने स्पिरिचुअल हर्ब से एक सुंदर फूल बनाया, सबसे चमकदार हरी पोशाक पहनी और हिम्मत जुटाकर दाव फील्ड की ओर चल पड़ी। रुको, गेट गार्ड ने उसे रोक लिया। क्या काम है? दुयिनी ने जबरदस्ती मुस्कुराहट बनाई। मैं सेक्रेड सन से मिलना चाहती हूँ। मैं उनकी पुरानी मित्र हूँ। मेरा नाम दुयिनी है। कुछ देर बाद लिउ शितु
लियूशितो बाहर निकला, दोनों हाथ कमर पर रखे हुए। आंखें तिरछी करके उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंस पड़ा। अरे वाह, ये तो महान फेरी डू निकली। आज इधर कैसे आना हुआ? डू यिन्नी का चेहरा अकड़ गया, लेकिन उसने मुस्कान बनाए रखी। टोनगे, मैं चेनशिन गे से मिलना चाहती हूँ। टोनजे? लियूशितो ठहाका मारकर हंसा। जब मैं भिखारी था तब मुझे बदबूदार भिखारी कहती थी, और अब स्टोनजे? वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसकी आवाज ठंडी हो गई। डू यिन्नी, तुम्हारे मन की बात। क्या तुम्हें लगता है शिनगे नहीं समझता? पहले उसे लटकाए रखा और पीछे से वांग मेंग के साथ घूमती रही। अब शिनगे सीक्रेट सन बन गया है तो फिर वापस चिपकने आ गई। सपना देख रही हो क्या? डू यिन्नी का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया, आंखों में आंसू भर आए। मैं सच में बदल गई हूँ, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है, लियूशितो ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा। अगर गलती समझ आ गई है तो जितना दूर रहो उतना अच्छा है, यह कहकर वह मुड़ा और वापस चला गया। डू यिन्नी वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसकी आत्मा निकल चुकी हो। उसके हाथ में पकड़ा स्पिरिचुअल फ्लावर धीरे धीरे फिसल कर कीचड़ में गिर गया। वह कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे से घुटनों पर बैठ गई और टूटकर रोने लगी। डाओ फील्ड की गहराइयों में मैं यह सब महसूस कर सकता था, लेकिन मेरे मन में कोई लहर नहीं उठी। दिल शांत था, जैसे प्राचीन कुआं जिसमें कभी तरंग नहीं बनती। समय यूं ही बीतता गया। 1 साल, 10 साल, 50 साल और फिर पूरा 200 वर्ष बीत गया। दुनिया बदलती रही, लोग आते रहे, लोग जाते रहे। कभी का अभिमानी वांग मैन अब कब्र में पड़ा था। उसकी कब्र पर उगी घास भी 3 फीट ऊंची हो चुकी थी। और उसी दिन लुक्सिंग माउंटेन रेंज की गहराइयों में एक ऐसी भयावह उपस्थिति जागी जिसकी शक्ति आगे आने वाले तूफान की शुरुआत बनने वाली। साइकिक 4th लेयर की वह आर्मर्ड बीस्ट पागलों की तरह दहाड़ रही थी। उसकी पूंछ जैसे ही झटकी, कई विशाल पेड़ जड़ों समेत टूटकर गिर पड़े। लियूशितो, ओल्ड जाओ और दर्जनों कल्टीवेटर्स मिलकर उस बीस्ट को घेर रहे थे। मैजिक आर्टिफैक्ट्स आसमान में उड़ रहे थे, हर तरफ स्पिरिचुअल अटैक्स बरस रहे थे, लेकिन फिर भी वे उसे पूरी तरह दबा नहीं पा रहे थे। स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर जा रही थी। बीस्ट अब बजर्क होने ही वाली थी, और अगर वह पागल हो जाती तो भारी जनहानि तय थी। तभी मेरे ऊपर के आकाश में अचानक एक चकाचौंध कर देने वाला सुनहरा डिवाइन गोल्डन शीप प्रकट हुआ। गोल्डन शीप शाइन्स अक्रॉस 9 हेवेंस। मैंने हाथ उठाया और अगले ही क्षण अनगिनत सुनहरी किरणें मानो पत्थर से बने पर्वतों में बदल गईं। धड़ाम! विशाल दबाव सीधे बीस्ट पर टूट पड़ा। टॉप टियर डिवाइन एबिलिटी का भयावह दमन। पूरा क्षेत्र हिला गया। वह बीस्ट मानो कीचड़ के दलदल में फंस गई हो। अब तो उसके लिए एक उंगली हिलाना भी असंभव हो गया। शिनगे ने हमला कर दिया, जल्दी खत्म करो उसे! लियूशितो जोर से गरजा। अगले ही पल दर्जनों मैजिक आर्टिफैक्ट्स एक साथ नीचे गिरे। धड़ाम! एक दर्द भरी चीख गूंजी और विशाल बीस्ट जमीन पर गिर पड़ी, मर चुकी थी। आकाश में मैं सफेद वस्त्र पहने सुनहरे बादलों पर पद्मासन लगाए बैठा था। 200 वर्षों की कठिन साधना के बाद गोल्डन शीप शाइन्स अक्रॉस 9 हेवेंस अपूर्णता के करीब पहुंच चुकी थी। मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में गोल्डन शीप और ग्रेट माइटी हेवनली डीमन किंग की परछाई एक साथ चमक रही थी। डिवाइन सेंस समुद्र की तरह विशाल हो चुका था। मैं बादलों से नीचे उतरा और लुक्सिंग माउंटेन रेंज की गहराइयों में स्थित एंशिएंट लॉन्गेविटी पिट के पास पहुंचा। यह स्थान हमारी 200 वर्षों की शिकार यात्रा का परिणाम। चारों ओर हजारों नहीं, दसियों हजार डीमन बीस्ट की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। आसमान तक पहुंचती घृणा, असंख्य मृत आत्माएं। घना डेथ हो रहा। मैंने धीरे से अपना दायां हाथ उठाया। नेदर इटर्नल हैंड, आज तुम्हें पूर्णता तक पहुंचना ही होगा। अगले ही पल मैंने डिवाइन एबिलिटी पूरी शक्ति से सक्रिय कर दी। धड़ाम! एंशिएंट पिट के भीतर मौजूद अनगिनत वेंसफुल सोल्स काले तूफान में बदल गए और पागलों की तरह मेरी दाहिनी भुजा में समाने लगे। ओल्ड जाओ और लियूशितो दोनों स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि मेरे दाहिने हाथ का मांस धीरे धीरे गलने लगा। त्वचा गायब हो गई, रक्त गायब हो गया, केवल हड्डियां बची। लेकिन वे साधारण हड्डियां नहीं थीं, वे क्रिस्टल की तरह पारदर्शी थीं। उन पर काले रून रेंग रहे थे। हर रून एक भयानक शक्ति छोड़ रहा था। वह दबाव इतना भारी था कि सांस लेना भी कठिन हो गया। ओल्ड जाओ ने घबराकर निगल लिया, फिर कांपती आवाज में पूछा, शिनगे, आप अब आखिर किस रियलम में हैं? मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने शांत स्वर में कहा, डिवाइन सेंस रेल्म ग्रेट परफेक्शन। यह सुनते ही दोनों पूरी तरह चुप हो गए। कुछ समय बाद मैं गोल्डन कॉल्ड्रन हेवन लौट आया। सेक्ट मास्टर गोल्डन कॉल्ड्रन ट्रू मैन ने मुझे बुलाया। 200 साल पहले की तुलना में वह काफी बूढ़े दिखाई दे रहे थे। चेहरे पर उम्र साफ झलक रही थी। उन्होंने मुझे देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, इन 200 वर्षों में तुमने डिवाइन एबिलिटीज को चमत्कारी स्तर तक पहुंचा दिया, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन पीछे रह गई। मैं चुप रहा। तभी उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमका। कोई बात नहीं, मैं एक और 1000 ऑटम लेसर रिटर्निंग पिल खाऊंगा और जबरदस्ती 500 साल और जीवित रहूंगा। इन 500 वर्षों में मैं तुम्हारे लिए तूफानों को रोकूंगा। तुम्हें बस इतना मजबूत बनना है कि फिर किसी की सुरक्षा की आवश्यकता न पड़े। मेरे दिल में हल्की गर्माहट दौड़ गई, लेकिन साथ ही मैंने उनकी आवाज में छिपी चिंता भी महसूस कर ली। वह जानते थे समय कम बचा है। मैं अपने डाओ फील्ड लौट आया और फिर एक और 100 वर्ष बीत गए। इस दौरान मैंने 6 और ग्रेट डिवाइन फॉरबिडन आर्ट्स को पूर्णता तक पहुंचा दिया। अब मेरे पास थे 2 टॉप टियर डिवाइन एबिलिटीज, 18 ग्रेट डिवाइन एबिलिटी, 15 लेसर डिवाइन एबिलिटीज। अब समय आ चुका
चुका था बाधा तोड़ने का। मैंने निर्णायक रूप से क्लोज्ड कल्चरेशन शुरू कर दी और सिंबल मॉन्यूमेंट को संघनित करना प्रारंभ किया। लक्ष्य था टोंगलिंग 5th लेयर, डिवाइन एबिलिटी रियलम। निर्णायक क्षण आ चुका था। 35 डिवाइन एबिलिटीज रहस्यमयी डाओ रून्स में बदल गईं। मेरी डिवाइन सेंस के नियंत्रण में वे सिंबल मॉन्यूमेंट पर अंकित होने लगी। सफेद रंग, लाल रंग, बैंगनी रंग, गहरा बैंगनी रंग लगातार बदलते गए और फिर जब अंतिम 2 टॉप टियर डिवाइन एबिलिटीज नेदर इटर्नल हैंड और गोल्डन शीप शाइन्स अक्रॉस 9 हेवेंस भी अंकित हो गए, तभी आकाश फट गया। एक अकल्पनीय सुनहरी रोशनी फूटी। गोल्ड सिंबल, ये वास्तव में किंवदंतियों में वर्णित नेटल गोल्ड सिंबल था। पूरे गोल्डन कैल्ड्रन हेवन में हड़कंप मच गया। हजारों वर्षों के इतिहास में सबसे शक्तिशाली एंसेस्टर भी सिर्फ आधा पर्पल सिंबल ही बना पाया था, लेकिन आज सेक्रेड सन ने लेजेंडरी गोल्ड सिंबल बना दिया था। अनगिनत एल्डर्स जो वर्षों से क्लोज्ड कल्टीवेशन में थे झटके से बाहर निकल आए। सबकी नजरें आकाश पर टिक गईं। सुनहरी रोशनी पूरे हेवन को ढक चुकी थी। हर किसी की खोपड़ी सुन्न पड़ गई। इतना बड़ा चमत्कार उन्होंने कभी नहीं देखा था। ट्रू डिसाइपल नंबर 1 जो युआनलांग अपने केव मैंशन के सामने खड़ा था। उसने आसमान की सुनहरी चमक देखी। उसका चेहरा बदसूरत हो गया। मुट्ठियां कस गईं, उंगलियां सफेद पड़ गईं। ईर्ष्या और दबाव उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। जब मैं क्लोज्ड कल्चरेशन से बाहर निकला तो पूरा शरीर हल्का महसूस हो रहा था। मन शांत था, आत्मा निर्मल थी। मेरे शरीर के भीतर एक गोल्डन डिवाइन सिंबल घूम रहा था। उससे निकलती अमर रोशनी कभी बुझने वाली नहीं लगती थी। लियू शितो दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने उत्साह से पूछा, चिनगे, गोल्ड सिंबल बनने के बाद आखिर कैसा महसूस हो रहा है? लियू शितो इतना उत्साहित था कि उसकी जुबान तक लड़खड़ा रही थी। मैंने सचमुच कुछ पल सोचकर जवाब दिया, शायद मेरे डिवाइन एबिलिटीज कुछ ज्यादा ही भर गए हैं। पेट थोड़ा फूला फूला सा लग रहा है। यह सुनते ही सभी लोग एक साथ खामोश हो गए। पूरी भीड़ के चेहरे पर अजीब सा भाव उभर आया। कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। कुछ ही समय बाद सेक्ट मास्टर चिंगलिंग ने मुझे बुलाया। उनकी आंखों में संतोष साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने एक टोकन मेरी ओर बढ़ाया। अच्छे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम बाहर की दुनिया भी देखो। तई अपर सेक्ट एक ग्रैंड डाओ कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है। उसने अपने अधीन सभी गोल्डन कोर फोर्सेस को आमंत्रित किया है। फिर उन्होंने जो युआनलांग की ओर देखा। युआनलांग, तुम टीम का नेतृत्व करोगे और सेक्रेड सन को सुरक्षित वहां तक पहुंचाओगे। जो युआनलांग ने गहरी सांस ली, फिर सम्मान पूर्वक हाथ जोड़कर बोला, आज्ञा का पालन होगा। 3 दिन बाद गोल्डन कॉल्ड्रन हेवन की स्पिरिट शिप आकाश को चीरती हुई उड़ चली। मैं जहाज के अग्रभाग पर खड़ा था। हवा मेरे वस्त्रों को लहरा रही थी। मन में एक विचार था, मैंने नेटल गोल्ड सिंबल बना लिया। शायद मैं पहले ही युवा पीढ़ी के शिखर पर पहुंच चुका हूं। लेकिन जब मैं सचमुच बाहरी दुनिया में पहुंचा तब मुझे समझ आया कि असली महान सेक्ट आखिर किसे कहते हैं। सबसे पहले दिखाई दिया हेवनली किंग बिलुओ सेक्ट का स्पिरिट शिप। पूरा जहाज शुद्ध जेड से निर्मित। उसके ऊपर 3000 डाओ रून्स खुदे हुए थे। जहाज जहां से गुजरता आकाश तक चमक उठता। उसके दोनों ओर 120 चिंग चेंग फेरी मेडन्स उड़ रही थीं। वे रास्ते भर फूल बिखेर रही थीं और आगे 81 क्रेन बॉय अटेंडेंट्स बांसुरी बजाते हुए मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। दृश्य इतना भव्य था कि मानो स्वर्ग स्वयं उतर आया हो। लेकिन यह अंत नहीं था। इसके बाद प्रकट हुई ग्रेट लू इंपीरियल पैलेस की इमॉर्टल शिप। यह साधारण जहाज नहीं था। पूरा वेसल 10,000 वर्ष पुराने डिवाइन मौजोलियम से निर्मित था। जहाज के चारों ओर 360 टॉप ग्रेड स्पिरिट पर्ल्स तैर रही थीं। वे फॉर्मेशन के एंकर की तरह काम कर रही थीं। और सबसे अविश्वसनीय बात, जहाज जहां से गुजरता वहां के बादल स्वयं सुनहरे मार्ग में बदल जाते, मानो आकाश उसके लिए गोल्डन रोड बिछा रहा हो। उस पल मैं पहली बार समझ पाया, गोल्डन कॉल्ड्रन हेवन भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन बाहरी दुनिया में उससे कहीं अधिक भयानक और कहीं अधिक वैभवशाली फोर्सेस मौजूद हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो अभी बाकी थी। अचानक आकाश में एक गगनभेदी ड्रैगन रोअर गूंज उठा। पूरा आसमान कांप गया। मैंने सिर उठाकर देखा और अगले ही पल मेरी आंखें फैल गईं। 9 फ्लेम ड्रैगन हॉर्सेस आग में लिपटे हुए एक गुलाबी रंग का वॉर चैरियट खींच रहे थे। वह चैरियट आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात, उसे चलाने वाले 99 कोचमैन थे और उन सभी के शरीर से भयानक एबिस डीमन ऑरा निकल रही थी। वे सभी भयावह एबिस ग्रेट डीमंस। मैं अनायास बोल पड़ा, वह कौन है? मेरे बगल में खड़े जो युआनलांग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, 8 ग्रेट डिमोनिक ओवरलॉर्ड्स में से एक स्काई प्रिजन डीमन पैलेस, और वह है स्काई प्रिजन सन जो चेनफेंग। जो चेनफेंग, ये नाम सुनते ही मेरे दिल में तूफान उठ गया, क्योंकि मेरे थर्ड लाइफ में मुझे मारने वाला यही आदमी था। वही धूर्त, वही बूढ़ा लोमड़ी। मैंने हमेशा सोचा था कि वह कब का मर चुका होगा, लेकिन किसने सोचा था कि वह न सिर्फ जीवित है बल्कि डीमन पाथ जायंट फोर्स का सक्सेसर भी बन चुका है। जो युआनलांग ने आगे कहा, सुना है इस बार जो चेंगफेंग यहाँ आया है सुप्रीम चिंगयांग सेक्ट की हेवनली प्राउड डॉटर लिन वैनर का पीछा करने। मैं चुपचाप सुनता रहा। और वह लिन वैनर भी कोई साधारण प्रतिभा नहीं है। उसके पास सुप्रीम चिंगयांग स्वॉर्ड बॉडी है। फिर उसने सिर हिलाया। इतना ही नहीं, सुना है हजारों वर्ष पहले उनके उसी द्वीप से एक और भी भयानक मॉन्स्टर जीनियस निकला था। ये चिंग चिंग आज वह टोंगलिंग 9th लेयर में पहुंच चुकी है और चिंग
एम्परर धर्माफॉर्म भी संघनित कर चुकी है। यहाँ तक कि ग्रेट लुओ एम्परर पैलेस भी उसे ये चिंग एम्परर कहकर सम्मान देता है। मैं जहाज के अग्रभाग पर खड़ा था, लेकिन होंठ लगातार फड़क रहे थे। ये चिंग चिंग, लिन वानर, जो चेंगफेंग, 3 री-इनकार्नेटर्स, एक ग्रेट एम्परर री-इनकार्नेशन, एक डिवाइन बॉडी सोर्ड कल्टीवेटर, एक डीमन पैलेस होली सन, और मैंने मन ही मन गाली दी। कमाल है, तीनों आसमान छू रहे हैं और मैं ही सबसे पीछे रह गया हूँ। रात उतर आई। स्पिरिट शिप एक स्थान पर रुककर विश्राम करने लगी। मैं आंखें बंद कर साधना कर रहा था। तभी दूर जंगलों के भीतर से अचानक भयानक डीमन छी फूट पड़ी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, एक के बाद एक काली परछाइयां निकलने लगी। 10 नहीं, 12 नहीं, पूरी 15 डीमन फिगर्स। उनमें दर्जनों टोंगलिंग 5th लेयर लिटिल डीमंस थे और 3 ऐसे ग्रेट डीमंस जिनकी शक्ति लिंगताई रियलम के बराबर थी। उनका लक्ष्य केवल एक था। मैं एक डीमन पागलों की तरह हंसा। हा, गोल्डन सिंबल ब्लड लाइन और हमारे क्लैन की ग्रेट माइटी हेवनली डीमन आर्ट, साथ ही ब्लड रेन 1000 इल्यूजन्स टेक्निक भी साथ चुका है। इसे निगल जाओ। मैं तुरंत समझ गया ये वही था। मेरे 7th लाइफ में इन्हीं हेवनली डीमंस ने मुझे घेर कर मार डाला था। लेकिन अब मैं पहले वाला कमजोर इंसान नहीं था। मैंने ठंडी सांस छोड़ी और हाथ उठा दिया। गोल्डन शीप शाइन्स अक्रॉस 9 हेवंस। एक सुनहरा सूर्य आसमान में प्रकट हुआ। हजारों किरणें नीचे बरसी। विशाल दबाव पूरे क्षेत्र पर टूट पड़ा। एक ही पल में सभी लिटिल डीमंस वहीं जकड़ गए। वे हिल तक नहीं पाए। मैंने दूसरा डिवाइन एबिलिटी सक्रिय किया, ट्रू मार्शल हेवनली थंडर। धड़ाम, एक सुनहरी बिजली आसमान चीरती हुई गिरी और अगले ही क्षण 3 लिटिल डीमंस सीधे राख बन गए। मैंने पीछे मौजूद ग्रेट माइटी हेवनली डीमन किंग फैंटम को भी सक्रिय कर दिया। विशाल डीमन किंग ने हाथ उठाया। धड़ाम, एक और डीमन चकनाचूर। धड़ाम, फिर एक और। पूरा युद्ध मानो एक तरफा कत्लेआम बन गया। कुछ ही क्षणों में दर्जनों लिटिल डीमंस साफ हो चुके थे, लेकिन 3 ग्रेट डीमंस अभी भी जीवित थे और अब वे गरजते हुए मेरी ओर टूट पड़े। जो युआनलंग ने तुरंत हमला किया। उसने अपना 5th ग्रेड लिंगताई और नेटल स्पीयर निकाल लिया। वह 2 ग्रेट डीमंस को रोकने में सफल हो गया, लेकिन तीसरा ग्रेट डीमन सीधे मेरी ओर आ गया। उसकी डीमनची आकाश तक पहुंच रही थी। लड़ना है तो लड़ते हैं। मैं पीछे नहीं हटा। नेटल गोल्ड सिंबल मेरे सिर के ऊपर चमक उठा। गोल्डन सन पूरी शक्ति से दबाव बना रहा था और मेरी क्रिस्टल जैसी दाहिनी भुजा सीधे आगे बढ़ी। नेदर इटर्नल हैंड। धड़ाम, एक भयानक टक्कर हुई। पूरी रात कांप उठी। मैं पीछे उछल गया। कंधा फट गया। घाव इतना गहरा था कि हड्डियां तक दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं अभी भी खड़ा था। टोंगलिंग 5th लेयर की कल्टीवेशन लेकर मैंने सीधे 6th लेयर ग्रेट डीमन का प्रहार झेल लिया था। फिर से मैं जोर से हंसा। लड़ाई का जुनून और भड़क उठा। नेटल गोल्ड सिंबल की अद्भुत रक्षा शक्ति के सहारे मैंने ग्रेट डीमन को मजबूती से रोक रखा। समय बीतता गया। आखिरकार झो युआनलांग ने अपने दोनों विरोधियों को मार गिराया। फिर वह मेरी ओर आया। एक ही स्पीयर स्ट्राइक, सीधा आर पार। आखिरी ग्रेट डीमन भी वहीं ढेर हो गया। तीनों ग्रेट डीमंस मारे जा चुके थे। मैं एक विशाल चट्टान के सहारे बैठ गया। सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन मेरी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। कुछ गड़बड़ थी, बहुत गड़बड़। मैंने धीरे से कहा, ये ठीक नहीं है। यहाँ से हेवनली डीमन बैटलफील्ड 1,08,000 ली दूर है। फिर इतने हाई रैंक हेवनली डीमंस अचानक यहाँ कैसे आ गए? सिर्फ एक संभावना थी, किसी ने उन्हें भेजा था। मेरे मन में अचानक एक नाम उभरा, जो चेंगफेंग। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। क्या जो चेंगफेंग को मेरे री-इनकार्नेशन सीक्रेट का पता चल गया? नहीं, ये असंभव है। री-इनकार्नेशन का रहस्य इतनी आसानी से उजागर नहीं हो सकता। ये इतना बड़ा है कि इमॉर्टल भी इसकी जासूसी नहीं कर सकते। इतना बड़ा रहस्य कि इमॉर्टल्स भी उसे नहीं देख सकते। इसीलिए जो चेंगफेंग के लिए मेरे री-इनकार्नेशन सीक्रेट को जानना असंभव था। लेकिन अगर ऐसा है तो उसने हेवनली डीमंस को मुझे मारने क्यों भेजा? तभी शांत रात के आकाश में अचानक ताली बजने की आवाज गूंज उठी। ताली ताली ताली। मैं और जो युआनलांग एक साथ ऊपर देखने लगे। चांदनी से नहाई हुई शाखाओं पर एक लाल वस्त्र पहने मोहक स्त्री खड़ी थी। उसकी मुस्कान बेहद सुंदर थी, लेकिन उससे भी अधिक खतरनाक। उसके नंगे पैरों में बंधी घंटियां हल्की हवा के साथ मधुर ध्वनि निकाल रही थी, टुन टुन टुन। और उसके पीछे 9 बर्फ जैसी सफेद पूंछें बादलों की तरह लहरा रही थी। 9 टेल्ड हेवनली फॉक्स, फॉक्स क्लैन की रॉयल ब्लड लाइन। जो युआनलांग का चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में भय उभर आया। वह लगभग चीख पड़ा, 9 टेल्ड हेवनली फॉक्स, फॉक्स एम्परर लाइनेस। फॉक्स वुमन पेड़ की चोटी पर खड़ी हम दोनों को नीचे देख रही थी। फिर उसने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, मैं तो बस कुछ नाफरमान कुत्तों को वापस ले जाने आई थी, लेकिन यहाँ तो 2 दिलचस्प बच्चे मिल गए। उसकी आंखें मुझ पर टिक गईं। मेरे मास्टर स्काई प्रिजन सन प्रतिभाशाली लोगों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। मेरे साथ चलो और मेरे मास्टर की सेवा करो। जो युआनलांग ने दांत भींच लिए। हम राइटियस पार्ट कल्टीवेटर्स हैं। हम कभी डेमोनिक पार्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैंने बिना झिझक जवाब दिया, कोई दिलचस्पी नहीं। उसकी मुस्कान उसी पल गायब हो गई। हवा अचानक ठंडी पड़ गई, जैसे पूरा संसार जम गया हो। उसने ठंडे स्वर में कहा, अच्छा तो तुम लोग एहसान नहीं समझते। उसने अपनी उंगली हल्के से हिलाई और उसके सामने एक गुलाबी कमल धीरे धीरे खिलने लगा। स्काई प्रिजन आर्ट रेड डस्ट नाइट लोटस।
अचानक अकल्पनीय दबाव आसमान से उतर आया। मेरा नेटल गोल्ड सिंबल चमक उठा। सुनहरी रोशनी पूरे शरीर को ढकने लगी, लेकिन रेड डस्ट नाइट लोटस के सामने वह सुनहरी रोशनी परत दर परत पिघलने लगी। इतना ही नहीं, फॉक्स वुमन की आंखों में रहस्यमयी प्रकाश चमका। काय प्रिजन आर्ट, फैंटम हार्ट लॉस। क्षण भर में जो युअनलंग की आंखें धुंधली हो गईं। उसके हाथ से नेटल स्पीयर गिर पड़ा। चेहरे पर कोई भाव नहीं बचा। वह मानो कठपुतली बन चुका था और धीरे धीरे फॉक्स वुमन की ओर चलने लगा। भयावह इल्यूजन की लहरें मेरी ओर भी उमड़ पड़ी। अनगिनत मोहक फुसफुसाहटें मेरे कानों में गूंजने लगी। प्रतिरोध छोड़ दो गौड़ो, घुटने टेक दो, समर्पण कर दो, सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन मैं कौन था? मैंने 9 जन्म जिए थे, 9 बार मृत्यु देखी थी, 9 बार संसार बदला था। मेरी डाव हार्ट साधारण कल्टीवेटर्स जैसी नहीं थी। यनमेन पास की रक्त रंजित लड़ाइयां, नेदर सेक की निर्मम हत्याएं और 9 जन्मों की यादें एक साथ मेरे मन में विस्फोट कर उठी। धड़ाम! मैंने अपने स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म की अंतिम स्पष्टता को मजबूती से पकड़ लिया। फॉक्स वुमन की आंखों में आश्चर्य चमका। असंभव, तुम सिर्फ टोंगलिंग 5th लेयर में हो। फिर भी मेरे फैंटम हार्ट लॉस को रोक लिया। वह मुझे घूरने लगी, फिर धीमे स्वर में बोली, तुम्हारा डाव हार्ट तुम्हारे नेटल गोल्ड सिंबल से भी ज्यादा कठोर है। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। अगले ही पल उसकी 9 पूंछें अचानक फैल गईं। वे बढ़ती गईं जब तक कि पूरा आकाश ढक नहीं गया। अनंत डीमन ऑरा उमड़ पड़ा और वह ऑरा 2 विशाल पर्वतों में बदल गया। धड़ाम! दोनों पर्वत सीधे मेरी ओर गिरे। वह मुझे पूरी तरह कुचल देना चाहती थी। उसकी आवाज आसमान में गूंजी, घुटनों पर गिर जाओ, मेरे मास्टर की पपेट बनना तुम्हारे लिए सम्मान की बात होगी। मेरे पूरे शरीर की हड्डियां चरमराने लगी। कड़क 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 रक्त नसों में उबलने लगा। लेकिन मैंने सिर नहीं झुकाया, मैंने घुटने नहीं टेके। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द स्पष्ट कहा, मैं इनकार करता हूँ। फॉक्स वुमन ठंडे स्वर में हंसी, तुम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। फैंटम हार्ट लॉस धीरे धीरे तुम्हें खा जाएगी और अंत में तुम भी उसी झो युआनलांग की तरह एक जीवित लाश बन जाओगे। तुम्हारी अपने मास्टर के प्रति वफादारी सीधे तुम्हारी सोल में अंकित कर दी जाएगी। फिर तुम्हारी मौत तक तुम्हारे अपने नियंत्रण में नहीं रहेगी। मैंने दांत भींच लिए। तो फिर कोशिश करके देख लो। मैंने पागलों की तरह ड्रैगन स्नेक लाइटनिंग आर्ट को सक्रिय कर दिया। मैं चाहता था कि स्वर्ग से उतरती धर्मपूर्ण हेवनली थंडर की शक्ति लेकर उस भ्रष्ट और मोहक चार्म सोल को चकनाचूर कर दूं। लेकिन आसमान में लगातार थंडर गूंजती रही। एक के बाद एक विस्फोट होते रहे। फिर भी उस दैत्तिक लोटस और क्रेसेंट मून के सामने सब कुछ बेकार साबित हुआ। मानो गहरे समुद्र में कोई छोटा सा पत्थर फेंक दिया गया हो। बस हल्की सी लहर उठी और फिर सब शांत हो गया। मेरी चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। भ्रमों की बाढ़ समुद्री ज्वार की तरह उमड़ पड़ी और तभी मैंने एक भयानक दृश्य देखा। मैं खुद को देख रहा था। मेरे घुटने अचानक कमजोर पड़ गए। मैं झोउ चैनफेंग के सामने झुक चुका था, सिर झुकाकर उसकी अधीनता स्वीकार कर रहा था। यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर खुशामदी मुस्कान भी थी। नहीं, वह मैं नहीं था, कभी नहीं। मैं दोबारा वही गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं फिर से उसी रास्ते पर नहीं चलूंगा। ठीक उसी क्षण जब मैं हेवनली डीमन इल्यूजन रियल में पूरी तरह खोने वाला, एक गंभीर आवाज अचानक स्वर्ग से गूंज उठी। धन दौलत किसी को डिगा नहीं सकती, गरीबी और कठिनाई किसी को झुका नहीं सकती, बल और भय किसी की आत्मा नहीं छीन सकते। असीम धार्मिक ऊर्जा 9 आसमानों से झरने की तरह उतर पड़ी। वह आवाज न तो गरजती हुई थंडर जैसी थी, न ही कान फाड़ देने वाली, लेकिन उसका भार माउंट ताई जितना भारी था। उसकी धार एक डिवाइन स्वॉर्ड जितनी तीखी थी। हर शब्द के साथ भ्रमित लोटस की पंखुड़ियां बिखरने लगी। वह रहस्यमयी क्रेसेंट मून टुकड़े टुकड़े होकर टूट गई। अचानक मेरा मन पूरी तरह साफ हो गया। आंखों के सामने के सारे भ्रम अनगिनत प्रकाश कणों में बदलकर बिखर गए। दूसरी ओर जो युआनलांग भी जैसे किसी सपने से जाग उठा। उसकी बिखरी हुई आंखों में फिर से होश लौट आया। वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से सांस लेने लगा। फॉक्स वुमन का चेहरा एकदम बदल गया। उसने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया, फिर सिर उठाकर आकाश की ओर देखने लगी और जो दृश्य दिखाई दिया उसे देखकर मैं भी स्तब्ध रह गया। एक स्कॉलर चांद पर कदम रखते हुए चला आ रहा था। उसके शरीर पर साधारण हरा वस्त्र था, पैरों में सिर्फ कपड़े के जूते, लेकिन उसके पूरे शरीर से निकलती राइटियस ऑरा किसी विशाल नदी की तरह उमड़ रही थी। अनंत, अविरल और अजेय। मेरा हृदय जोर से कांप उठा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मृत्यु से भरे निराशाजनक संकट में मैं उससे दोबारा मिलूंगा, मेरे पुराने मित्र से, मेरे पुराने परिचित से। और उसकी वर्तमान आभा देखकर यह साफ था कि वह अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहा। वह एक महान कन्फ्यूशन कल्टीवेटर बन चुका था। फॉक्स वुमन का चेहरा और भी अधिक काला पड़ गया। उसकी 9 टाइगर टेल्स बेचैनी से इधर उधर लहराने लगी। मंगचांग, क्या तुम भी इस मामले में दखल देना चाहते हो? मंगचांग हल्के से नीचे उतरे और मेरे सामने आकर खड़े हो गए, मानो स्वर्ग और धरती के बीच खड़ी कोई ऐसी दीवार हो जिसे कोई पार नहीं कर सकता। उन्होंने नीचे झुककर देखा, मेरे फीके पड़ चुके गोल्डन रोब को, फिर मेरी अडिग आंखों को। उनकी गहरी निगाहों में एक बेहद हल्की शंका चमकी, इतनी हल्की कि सामान्य व्यक्ति उसे देख भी नहीं सकता था। याओ एम्परर क्लैन ह्यूमन क्लैन के निम्न स्तरीय कल्टीवेटर पर जानलेवा हमला करे और मैं देखकर भी अनदेखा कर दूं, ये मुझसे नहीं होगा। फॉक्स वुमन लगातार ठंडी हंसी हंसने लगी। मास्टर मैंग, मेरे मास्टर आपकी काफी प्रशंसा करते हैं, इसीलिए मैं आपको कुछ सम्मान दे रही हूँ। इन
लोगों ने अपनी मौत खुद बुला ली है। मैं तो बस अपने मास्टर की ओर से इन्हें अनुशासन सिखा रही हूँ। इससे आपका क्या संबंध है? मेंगझांग ने शांत स्वर में कहा। झो चेनफेंग, सेंट्स ने कहा है, सज्जन व्यक्ति धर्म के कार्य से कभी पीछे नहीं हटता। आज तुम हो या नहीं, यह महत्वहीन है। चाहे तियन यूजी स्वयं यहाँ आ जाए, मेंग किसी का हिसाब नहीं खरीदेगा। तुम लौट जाओ, मैं तुम्हें कठिनाई में नहीं डालूंगा। और उस प्रिजन डीमन से भी कह देना, जिस दिन मैं कन्फ्यूशन गोल्डन बॉडी पूर्ण कर लूंगा, मैं स्वयं उसके द्वार पर पहुंचूंगा और उससे चर्चा करूंगा। फॉक्स वुमन का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर के प्रति ऐसा असम्मान दिखाने की? मेंगझांग ने शांत भाव से उत्तर दिया, ये असम्मान नहीं, ये डाओ डिस्कशन है। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें उठाई। उनकी निगाह शांत थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी थी जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता था। मैं उसे समझाना चाहता हूँ कि इस संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो जन्म से ही सारी दुष्ट इच्छाओं से ऊपर होती हैं। उस चीज का नाम है महान धर्म। इतना कहकर उन्होंने एक उंगली आगे बढ़ाई। उनकी एंशिएंट बुक स्वयं खुल गई। अगले ही पल पुस्तक के भीतर से अनगिनत स्वर्णिम प्रकाश फूट पड़ा और एक विशाल जिन अक्षर आकाश में उभर आया। उसकी शक्ति पर्वतों जैसी भारी थी। फॉक्स वुमन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने एक तीखी हंसी छोड़ी और अगले ही क्षण उसकी 9 पूंछें एक साथ प्रकट हो गईं। भयानक डीमन ऑरा सीधे आसमान की ओर फट पड़ी। धरती कांप उठी, आकाश थर्रा गया। लेकिन जब वह जिन अक्षर नीचे उतरा तो अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। जिस हेवनली डीमन ऑरा पर उसे सबसे अधिक गर्व, वह कागज की तरह टूटने लगी। एक एक परत धीरे धीरे बिखरती चली गई। तो फॉक्स वुमन के मुंह से दबी हुई कराह निकली। उसके होंठों से रक्त बह निकला। सिर्फ एक टकराव, बस एक ही वार, और याओ एम्परर रॉयल क्लैन की गर्वीली 9 टेल्ड फॉक्स एक चाल तक नहीं झेल सकी। उसी क्षण उसे अपनी वास्तविक स्थिति का एहसास हो गया। उसने गहरी आशंका से स्कॉलर को देखा। अब वह एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी। अगले ही पल उसका शरीर लाल प्रकाश में बदल गया और घबराकर क्षितिज की ओर भाग निकला। रात की ठंडी हवा बहने लगी। सुनसान मैदान फिर से शांत हो गया। मेंगझांग ने एंशिएंट बुक बंद कर दी। फिर वह मेरी ओर मुड़े। मैं अब भी ठंडी चट्टान पर पड़ा था, पूरा शरीर खून से लथपथ, लेकिन मेरी आंखें सीधे मेंगझांग पर टिकी थीं और मैं खुलकर हंस पड़ा। सीनियर, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मेंगझांग मुझे देखते रहे लंबे समय तक और उनकी आंखों में मौजूद शंका पहले से भी गहरी हो गई। अभी जो थंडर टेक्निक तुमने प्रयोग की, उसका नाम क्या है? मैंने बिना झिझक उत्तर दिया। ट्रू मार्शल ग्रेट थंडरबोल्ट। मेंगझांग की आंखें हल्की सी बदल गईं। ये तुम्हें किसने सिखाया? मैं मुस्कुराया। जूनियर ने इसे स्वयं बनाया है। मेंगझांग चुप हो गए। हवा उनके हरे वस्त्रों को छूकर गुजरी और उसी क्षण उनका मन कई वर्षों पीछे लौट गया, उस उग्र असीम एंडलेस सी की ओर। वह जर्जर लकड़ी की नाव जो कभी भी टूट सकती थी, और उस नाव पर खड़ा सफेद बालों वाला वृद्ध, पूरा शरीर रक्त से नहाया हुआ। फिर भी वह पर्वत की तरह अडिग खड़ा था। उसने एक मुक्का मारा था, सिर्फ एक मुक्का, और पूरी समुद्री आंधी टुकड़ों में बिखर गई थी। उसने अपने बल पर उस समय के निर्धन स्कॉलर मेंगझांग के लिए जीवन की राह खोल दी थी। मृत्यु के समुद्र के बीच सीधे दूसरे किनारे तक जाने का मार्ग उसे आज भी याद था। उस वृद्ध ने उस टेक्निक का नाम बताया था, स्वानवू ट्रू आर्ट। और मेंगझांग हमेशा सोचता रहा था कि शायद इस जीवन में, उसने हमेशा सोचा था कि इस जीवन में वह उस दबंग और अद्वितीय ट्रू आर्ट को फिर कभी नहीं देख पाएगा। लेकिन अभी अभी उसे एक ऐसी डिवाइन एबिलिटी की आभा महसूस हुई थी जो उससे बेहद मिलती जुलती थी, और इसी कारण उसका हृदय उफान मार उठा। वह एक ही क्षण में हजारों मील पार करके यहाँ पहुंचा था, सिर्फ इसलिए कि अपने उस असंभव से अनुमान की पुष्टि कर सके। मेंगझांग की आवाज हल्की कांप उठी। क्या तुम दुगु चेंग नाम के किसी व्यक्ति को जानते हो? मेरे मन में अनायास मुस्कान उभरी। वह मेरा पिछले जन्म का नाम था। मैं उसे कैसे नहीं पहचान सकता था, लेकिन मैं यह भी जानता था इस जन्म के कार्मा और कॉज इफेक्ट बहुत भारी थे। मैं किसी भी कीमत पर अपनी पहचान स्वीकार नहीं कर सकता था। नहीं जानता। मैंने सिर हिला दिया। मेरी आंखें पूरी तरह शांत थीं। मैंने कभी यह नाम नहीं सुना। सीनियर शायद किसी और को समझ बैठे हैं। मेंगझांग मेरी आंखों में देखते रहे लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक। फिर अचानक एक गहरी आह रात की हवा में बिखर गई। उस आह के भीतर हजारों वर्षों की यादें थीं। विछोह था, अधूरापन था और गहरा अकेलापन था। चिंता मत करो, आगे की राह में मित्रों की कमी नहीं होगी। दुनिया में ऐसा कौन है जो तुम्हें नहीं जानता होगा? भले ही आज मेंगझांग का नाम पूरे संसार में गूंजता था, फिर भी हर रात सपनों में लौटते समय वह उस पुराने मित्र को नहीं भूल पाता था, उस व्यक्ति को जिसने कभी उसके जीवन को बदल दिया था। मेंगझांग ने कड़वी मुस्कान दिखाई। हाँ, वह मेरा सबसे प्रिय मित्र था। लगता है वास्तव में मैंने किसी और को समझ लिया। फिर उन्होंने हाथ हिलाया। चलो, तुम लोग भी डाओ कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो ना? हमारा रास्ता एक ही है। मैं क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। सीनियर, आप स्वयं हमें वहां तक पहुंचाएंगे? मेंगझांग आगे बढ़ते हुए बोले। जो चेंगफेंग ऐसा व्यक्ति नहीं जो आसानी से हार मान ले। जब तक मैं यहाँ हूँ वह कोई मूर्खता नहीं करेगा। इतना कहकर मेंगझांग मुड़े और ताई अपर सेट की दिशा में बड़े कदमों से चल पड़े। रात की हवा बह रही थी, चांदनी पानी की तरह धरती पर फैल रही थी। मैंने ल्यूशी स्टोन का सहारा लिया और सामने उस दुबले पतले लेकिन पर्वत जैसे विशाल व्यक्तित्व को देखा। मेरी आंखें अनायास नम होने लगी। अचानक मैं खुद को रोक
नहीं पाया। सीनियर, मंगजांग के कदम हल्के से रुक गए। हूँ? मैंने धीरे से पूछा। आपके उस मित्र कैसे इंसान थे? मेंगजांग काफी देर तक चुप रहे। फिर उनकी आवाज मानो दूर आसमान से लौट कर आई। एक मूर्ख, एक अच्छा इंसान, एक ऐसा सज्जन जो आसानी से खुद को बचा सकता था, लेकिन फिर भी दूसरों को बचाने के लिए पीछे मुड़ जाता था। वह ऐसा व्यक्ति था जो जानता था कि काम असंभव है, फिर भी उसे करता था। कुछ क्षण के लिए उनकी आवाज और धीमी हो गई। बाद में मुझे बचाने के लिए वह मेरी बाहों में मर गया। ऐसे मित्र को मैं कैसे भूल सकता हूँ? मेरा दिल जोर से कांप उठा। मैंने चुपचाप अपने दांत भींच लिए। मेंगजांग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वह बस आगे बढ़ते रहे। चलो, रास्ता अभी बहुत लंबा है। मैं उनके पीछे पीछे चलता रहा और बिना आवाज किए मुस्कुरा दिया। हाँ, रास्ता अभी बहुत लंबा है, लेकिन इस जीवन में मैं फिर कभी अपने भाई की बाहों में मरने वाला नहीं हूँ। हजारों मील दूर फॉक्स वुमन लाल प्रकाश में बदलकर तेजी से नीचे गिरी। धड़ाम! वह सीधे ड्रैगन हॉर्स वॉर चैरियट के सामने आ गिरी। घुटनों के बल झुककर वह जमीन पर सिर टिकाए कांप रही थी। उसकी 9 पूंछें धूल और खून से सनी हुई थीं। डरी हुई आवाज में उसने कहा, मास्टर! वॉर चैरियट के सामने लटकता मोतियों का पर्दा जरा भी नहीं हिला, लेकिन उसके पीछे से एक आलसी और बेपरवाह पुरुष स्वर सुनाई दिया। वापस आ गई? जी, फॉक्स वुमन ने सिर झुका लिया। हेवनली डीमन वापस ले लिया गया है, लेकिन उसने दांत भींच लिए। कुछ ह्यूमन कल्टीवेटर्स ने बीच में दखल दे दिया और सारी योजना बिगड़ गई, खासकर वह बदबूदार स्कॉलर। उसने मास्टर की प्रतिष्ठा का अपमान किया है। आप आदेश दें, मैं उसका सिर काटकर आपके चरणों में रख दूंगी। मोतियों के पर्दे के पीछे से हल्की हंसी सुनाई दी। छोड़ो, फॉक्स वुमन ने तुरंत सिर उठाया। मास्टर? वह स्कॉलर, मैं उसे जानता हूँ, तुम उससे नहीं जीत सकती। फॉक्स वुमन का चेहरा लाल पड़ गया। मैंने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। ऐसा नहीं कि मैं कमजोर हूँ, उस पुरुष स्वर ने शांति से उत्तर दिया। तुम कमजोर नहीं हो, बस वह व्यक्ति आसानी से छेड़ने लायक नहीं है। जो चंगफेंग की आवाज अब भी शांत थी। पहली बात, उसका लिन वानर से गहरा संबंध है। अगर मैंने उसे मार दिया तो वानर नाराज हो जाएगी। दूसरी बात, वह स्वयं भी एक आर्ट मास्टर है। फॉक्स वुमन पूरी तरह उलझ गई। एक साधारण स्कॉलर जिसके पास कोई स्पेशल फिजिक भी नहीं है, वह कैसे? उसके पास 7 एपर्चर्स हैं। हर बार जब एक एपर्चर खुलता है, उसकी विजडम रूट कई गुना बढ़ जाती है। जब वह समुद्र पार करके पहली बार आई थी, तब उसका केवल एक एपर्चर खुला था और लिन वानर ने उसी क्षमता को देखकर उसे बचाया था। अब? फॉक्स वुमन ने पूछा। अब उसके कितने एपर्चर्स खुले हैं? जो चंगफेंग ने शांत स्वर में उत्तर दिया। 3 एपर्चर्स। फॉक्स वुमन की आंखें फैल गईं। 3 एपर्चर्स? तो वह बहुत शक्तिशाली होगी। शक्तिशाली? जो चंगफेंग हंस पड़ा। जरूरी नहीं, लेकिन बेहद परेशान करने वाली जरूर है। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी। कोई भी टेक्निक हो, कोई भी डिवाइन एबिलिटी हो, वह एक नजर में उसका मूल स्वरूप देख सकती है। इतना ही नहीं, वह सीधे हेवन एंड अर्थ की हर वस्तु से ग्रेट डॉ रूल्स को समझ सकती है। उसकी सारी डिवाइन एबिलिटीज किसी मास्टर ने नहीं सिखाई, उसने उन्हें साधारण मॉर्टल बुक्स पढ़कर स्वयं समझाया। फॉक्स वुमन ने ठंडी सांस ली। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। मॉर्टल बुक्स से? पथ टू हेवन समझ लेना, ये कैसी भयानक कॉम्प्रिहेंशन टैलेंट है, उसने तुरंत कहा। तो फिर उसे जल्दी मार देना चाहिए ताकि भविष्य की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। जल्दी किस बात की? जो चंगफेंग की आवाज में पूर्ण आत्मविश्वास झलक रहा था। 3 एपर्चर्स, लिंगलोंग हार्ट अभी मेरी नजरों में आने लायक भी नहीं है। और फिर सेंट की मानसिक अवस्था एडिग होती है। उसका मन हमारे हेवनली प्रिजन डीमन पैलेस को स्वाभाविक रूप से दबाता है। अभी उससे टकराने में कोई लाभ नहीं। दाओ कॉन्फ्रेंस भी निकट है, इसे लिन वानर की खातिर थोड़ा सम्मान दे दो। फॉक्स वुमन ने तुरंत सिर झुका लिया। जी मास्टर। 3 एपर्चर्स, लिंगलोंग हार्ट। जो चेनफेंग धीरे धीरे बुदबुदाया, मानो खुद से बात कर रहा हो। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक उभरी। जब मेरा हेवनली प्रिजन 7 इमोशंस डीमन पैलेस पूर्णता प्राप्त कर लेगा, तब मैं स्वयं इस मेंग फुजी से मिलूंगा। अगले ही क्षण 9 हेडेड डीमन किंग्स एक साथ दहाड़ उठे। उनकी गर्जना से आकाश कांप गया। ड्रैगन हॉर्स वॉर चैरियट आगे बढ़ा। शून्य टूटने लगा। अंतरिक्ष चकनाचूर हो गया और पूरा रथ तूफान की गति से दूर निकल गया। 3 दिन बाद 1000 लेयर वैली, पूरे संसार के नायक नदी पार करती मछलियों की तरह यहाँ इकट्ठा हो रहे थे। अनगिनत स्पिरिट बोट्स आकाश में उड़ रहे थे। भव्य वॉर चैरियट्स बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। विशाल फ्लाइंग क्रैन्स पूरा आसमान ढक चुकी थी। पूरा घाटी क्षेत्र अनगिनत खजानों की रोशनी से जगमगा रहा। लियाई फायर हॉल, नेदरवर्ल्ड सेक्ट, ताई सेक्ट, विभिन्न शीर्ष सेक्ट्स और होली लैंड्स एक ही स्थान पर एकत्र हो चुके थे। मैंने गहरी सांस ली। मेरे दिल में पूरी स्पष्टता थी। यह जगह साधारण प्रतिभाओं की नहीं थी। यहाँ तो जिंगडिंग केव हेवन के होली सन्स भी फीके दिखाई देते थे। तभी मेंगजांग ने सामने इशारा किया। वहाँ आकाश को छूता हुआ एक विशाल स्टोन मॉन्यूमेंट खड़ा था। उस पर 3 विशाल अक्षर उकेरे गए थे, 1000 लेयर माउंटेन। मेंगजांग ने धीमे स्वर में कहा, यह असली घाटी नहीं है। मैं चौंक गया। उन्होंने आगे कहा, यह वास्तव में एक मैजिक ट्रेजर है। ताइये सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने पूरा 1000 वर्ष खर्च किया था और 9 हेवन स्टार स्टोन्स इकट्ठा करके इसे गढ़ा था। यह एक हाई ग्रेड डाओ आर्टिफैक्ट है। अगर आपको इसके बाद की कहानी जाननी है तो 8000 सब्सक्राइबर्स और 3000 लाइक्स पूरे कर दो। टारगेट पूरा होते ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा।